फ्रेंड्स, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे, ये चौथा चैप्टर चल रहा था आपका और उसमें एक टॉपिक है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र की धारिता का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो अब तक पढ़े हैं आपने, उन सब में सरल है। सब में जो डेरिवेशन सब में सरल है, ये वाला डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखिएगा क्या बताओ, गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल। बेटा जैसे समांतर प्लेट संधारित्र होता है, सभी ये समांतर प्लेट वाले तो सभी होते हैं, क्योंकि दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटें कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अब यहाँ पे बस इतना फर्क है कि एक गोले के आकार का संधारित्र है। अब उसमें कैसे समांतर प्लेट बनाए, देखना। इसमें एक गोला है और इस गोले को हमें संधारित्र बनाना है, तो इसके भीतर या इसके बाहर एक दूसरा गोला बना देते हैं। क्या बना देंगे? दूसरा गोला। दोनों के केंद्र एक ही होंगे, यानी समकेंद्रीय हैं। एक दूसरा गोला देखो बेटा, ये रहा। अब बताओ बेटा कितने गोले हो गए? दो। अब दो गोले हो गए, इनकी जो त्रिज्याएं ना, अब बताना ये समांतर हो गए नहीं हो गए? ये समांतर गोले हैं, दोनों समांतर गोले हैं और इसकी त्रिज्या, एक की त्रिज्या तो a है, इसको r1 मान लें हम, r1, और इसको r2। छोटे गोले की त्रिज्या तो r1 मानी है, ये जरूरी नहीं है किताब में बड़े को r1 मान सकता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपने क्या माना है। बेटा अभी ये संधारित्र है कि नहीं है? अभी संधारित्र नहीं है, अभी तो दो गोले हैं, दो समकेंद्रीय गोले हैं। समकेंद्रीय मतलब एक ही, दोनों के केंद्र एक ही है, O है। अब बाहर वाले, अंदर वाले गोले को एक विशेष युक्ति द्वारा इससे टच कर दिया। बाहर, अंदर वाले गोले को बाहर से धन आवेश देते हैं। कौन से गोले को दे रहे हैं बताओ? अंदर वाले गोले को। तो इस पर धन आवेश आ जाता है, इस गोले पर धन आवेश आ जाता है। बेटा बाहर वाले गोले पर अब देखो, इसमें प्रेरण होगा। बाहर वाले गोले का क्या हो जाएगा? प्रेरण। तो इस गोले का प्रेरण हो जाता है, और प्रेरण होने के कारण, यानी ध्रुवण कहेंगे और प्रेरण की घटना कहेंगे। इसमें अंदर बेटा जी बताओ कि इस पर कौन सा, अंदर वाले गोले को कौन सा आवेश दिया आपने? धन आवेश। तो इस पर जो भीतर की ओर यानी ऋण आवेश है ना इस गोले का, बाहर वाले गोले का ऋण आवेश इधर आ जाएगा, ऋण आवेश। ये ऋण आवेश है। और इस पर बाहर की ओर, इस गोले पर बाहर की ओर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। लेकिन इसे आप पृथ्वी से जोड़ दो, इसे आप पृथ्वी से जोड़ दो, और जैसे आपने पृथ्वी से जोड़ा, इसके बाहर का, बड़े बाहर वाले गोले का जो बाहर का धनावेश था वो कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। इसका धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। इसका धनावेश कहां चला गया बेटा? पृथ्वी में। अब बताओ ये संधारित्र बना या नहीं बना? अब ये संधारित्र बन गया। इसमें दो गोले हैं, दोनों गोलों से मिलकर समांतर प्लेट संधारित्र बना, और संधारित्र बनने के बाद एक गोले को, यानी अंदर वाले गोले को धनावेश दिया गया। अंदर वाले गोले को कौन सा आवेश दिया गया बेटा? धनावेश दिया गया। और बाहर वाले गोले को, बाहर वाले गोले पर प्रेरण के कारण अंदर की ओर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। बाहर का धनावेश, क्योंकि बाहर का गोला यानी दूसरा गोला पृथ्वी से जुड़ा है, तो धनावेश प्रतिकर्षण के कारण बेटा इसका, उस धनावेश पे कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, जिसकी वजह से वो आवेश है ना कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। इस तरह से एक गोला कौन से विभव पर हो गया? कौन से विभव पर? धन विभव पर।
ज्वाला गोला कौन से विभव पर हो गया? ऋण विभव पर। इस प्रकार बनी युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। कौन सा संधारित्र? गोलीय संधारित्र कहते हैं। फिर इसे बेटा आगे बढ़ाएंगे, देखो कैसे। ये एसी मेंस और ये क्या है? अर्थ है। अब आप इतनी थ्योरी तो आप लिख देंगे जो मैंने बताया, कैसे बताएंगे बताओ बेटा। यहाँ पे दो यानी एक गोलीय संधारित्र के लिए एक गोला लेते हैं, एक धातु का गोला लेते हैं, खोखला गोला। इसे संधारित्र बनाने के लिए इसके ऊपर एक दूसरा गोला लेते हैं। दोनों के केंद्र समान होते हैं। पहले गोले को किससे जोड़ देते हैं? यानी बाहर वाले गोले को एसी मेंस से जोड़ देते हैं और अंदर वाले यानी बाहर वाले गोले को अंदर वाले गोले को विशेष युक्ति द्वारा एसी मेंस से जोड़ देते हैं और बाहर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अंदर वाले गोले पर एसी मेंस द्वारा धनावेश देते हैं, प्रेरण द्वारा दूसरे गोले पर बाहर वाले गोले पर अंदर की ओर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यह गोला किससे जुड़ा है बताओ? पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए इसका धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। अब आप इसको इस तरह से करेंगे बेटा, ये देखो, यानी कौन से गोले के कारण? छोटे गोले के लिए, छोटे गोले के लिए विभव, छोटे गोले के लिए विभव V1 बराबर, बताओ बेटा विभव का सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R1। छोटे गोले का काम कर रहे हैं। कौन से गोले का बेटा? छोटे गोले का। आप जानते हैं गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? यही होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, जो होता है बेटा। ऐसी छोटे गोले के लिए, बड़े गोले के लिए विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ बेटा कितना? Q/R2। अब बताओ बेटा ये पर बड़े गोले पे कौन सा आवेश है बताओ? माइनस, इसलिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। पता है आपको, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती तो माइनस चिन्ह नहीं आता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, उसका मापांक लेंगे ना तो माइनस चिन्ह हट जाता है। क्या लेने पर? मापांक लेने पर। इस वजह से माइनस चिन्ह नहीं लगाते। अब बताओ बेटा कुल विभव, दोनों गोलों का कुल विभव V इक्वल टू कितना? V इक्वल टू V1 प्लस V2। V इक्वल टू V1 प्लस V2। बताओ बेटा V1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/R2। B बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस 1/R2। B बराबर इसका R2 माइनस R1 से। अब इसको कैसे कर सकते हो आप देखो, परंतु विद्युत धारिता C बराबर Q, इसको लिख सकते हैं आप, C लिख सकते हैं डायरेक्ट। C बराबर 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, मात्रक फैरेड। यदि प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ भरा हो, प्लेटों के बीच क्या भरा हो, पराविद्युत पदार्थ भरा हो, तो यही फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2, जो एक्स्ट्रा है R2 माइनस R1, ये एक्स्ट्रा करवा रहे हैं जो नोट्सों में नहीं है बेटा। क्या भरा हो, प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ भरा हो, तब C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 बटे R2 माइनस R1। बताओ बेटा एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, तब C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R R1 R2 बटे R2 माइनस R। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सरल सा डेरिवेशन। एक कैसे करेंगे बताओ एक बार फिर। बेटा इसमें क्या था, एक संधारित्र बनाना है। कौन सा संधारित्र? गोलीय संधारित्र। एक धातु का खोखला गोला है, इस गोले का एक दूसरा बड़ा गोला इसके ऊपर लगा दिया आपने। दोनों के केंद्र कैसे हैं? समान हैं, दोनों के केंद्र समान हैं। अब अंदर वाले गोले को किसी युक्ति द्वारा धन आवेश दिया जाता है, तो दूसरे गोले पर, बाहर वाले गोले पर अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश और बाहर की ओर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। बताओ बेटा बाहर की ओर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बाहर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ दें तो बाहर का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। बाहर का धनावेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। वो धनावेश पृथ्वी में चला गया। इस कारण यहाँ पे अब कितने हो गए बताओ? इसके कारण दो गोले हो गए और एक जी संधारित्र बन गया। पहले गोले पर धन विभव अंदर वाले पर और बाहर वाले गोले पर ऋण विभव है। अब बताओ बेटा इन विभवों को निकालना। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1। ये कर लिया आपने, ये दोनों कर लिए। दोनों गोलों का कुल विभव इतना आ जाएगा। फिर दिमाग लगा दिए, कॉमन कर लिया, इसका एलसीएम कर लिया। एलसीएम करने के बाद इसको उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद आप जानते हैं विद्युत धारिता C बराबर कितना होता है? Q बटे B होता है। तब C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। ऐसे C बराबर यदि इस गोलीय संधारित्र में कोई पराविद्युत पदार्थ भरा है, अब्रक या सीट कुछ भी भरा है, तब इसकी धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 बटे R2 माइनस R1 होती है। परंतु C बराबर कितना होता है? परंतु एप्सिलॉन बराबर कितना होता है? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। बताओ एप्सिलॉन R क्या होता है? परावैद्युतांक। अब C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा R और R1 R2 बटे ए फैराड। इस तरह से ये आपका हल होगा। बेटा इसके बाद एक सवाल ले लेते हैं इस पर आधारित। एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक गोलीय संधारित्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या का मतलब अंदर वाले गोले की त्रिज्या R1 बराबर 3 सेंटीमीटर और R2 बराबर 4 सेंटीमीटर है। इस गोले के भीतर वाले, इस संधारित्र के भीतर वाले गोले को 2 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया। 2 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया। तो इस संधारित्र की धारिता क्या होगी? इस संधारित्र की धारिता क्या होगी? धारिता C बराबर पूछ रहा है
अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, पहले इसके गोलीय संधारित्र जी, संधारित्र, गोलीय संधारित्र। अब बताओ बेटा कैसे करेंगे इसको। आपके पास पहले R1 बराबर, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व R1 बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, R2 बराबर 2 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, और Q बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। C बराबर आपके पास फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे, इसमें आ जाए R1 R2 बटे R2 माइनस R1। बेटा बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 1 अपॉन में होता है, ध्यान रखना, 9 गुणा 10 की घात 9। R1 का मान दे रखा है इसमें 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, और R2 का 4 गुणा 10 की घात माइनस 2, R1 का 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, R2 का 4 गुणा 10 की घात माइनस 2, और इसमें अभी इसमें Q की तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसमें आवेश की आपको आवश्यकता नहीं है, इसमें तो इतना ही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1। अब दे रखा है पर उपयोग नहीं हो रहा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ बेटा इसमें जो हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये हो जाएगा देखो 3 गुणा 4 10 की घात माइनस 4 अपॉन 9 गुणा 10 की घात 9, और ये कितना हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस 2। बेटा इसे हल करें तो 3 से 1 कट गया 3 बार, जो गया 3 एकन 3, 3 से 1 कट गया 1.33 गुणा 10 की पावर माइनस 4 प्लस 2 माइनस 9। देखो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 9, 1.33 गुणा 10 की पावर माइनस 11 फेरेड। इस तरह से यह आपका एक न्यूमेरिकल था, वो मैंने आपको बताया है। अब देखो आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं, एक समांतर क्रम और श्रेणी क्रम भी होता है। क्या होता है? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। बेटा जैसे तुमने 10th में पढ़ा था प्रतिरोधों का समांतर क्रम और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, यहां पे भी आप पढ़ेंगे। यहां पे देखो पहले तो पढ़ेंगे आप संधारित्रों का समांतर क्रम, संधारित्रों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम एक बार, फिर पढ़ेंगे आप प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, फिर पढ़ेंगे आप सेलों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, और फिर अगले चैप्टरों में प्रेरण चैप्टर में पढ़ेंगे प्रेरकत्व का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। बताओ बेटा कितने पढ़ने हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम? संधारित्रों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। समझ में आया? फिर पढ़ेंगे आप प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम अगले चैप्टरों में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप सेलों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, फिर ये विद्युत परिपथ में पढ़ेंगे आप। विद्युत परिपथ में क्या? इसी में पढ़ेंगे, कौन से में? विद्युत धारा में। और फिर पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में, वहां पे प्रेरकत्व का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। प्रेरकत्व का है ना, मैं पढ़ाऊंगा, वैसे वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। किसका? प्रेरकत्व का, क्योंकि वो जरूरी है और सवाल होते हैं उनको करने के लिए। आपको यही क्लास थोड़ी पढ़नी है, आपको आगे भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता के चलूँगा कुछ चीज़ों को। तो
तो देखो बेटा, पहले जिस समझो यहाँ पे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। एक जाल दे रखा होता है, उसमें पता नहीं पड़ता कि वो समांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम है, किसको समांतर क्रम लें किसको श्रेणी क्रम लें। अभी आपने जब पढ़ा था 10th में तो वो तो सरल था, वो तो उसमें सीधे सीधे पता पड़ जाता है कि ये समांतर क्रम है श्रेणी क्रम है, चित्र देखकर अंदाज लगता है। आपको चित्र देखकर अंदाज नहीं लगना। याद है, आवेश या विद्युत धारा, आवेश या विद्युत धारा आपको बटती प्रतीत होती है तो आपको समझना चाहिए बटती प्रतीत होती है तो समांतर क्रम, और आपको लगता है कि ये समान ही रहेगी तो वो होता है श्रेणी क्रम। देखना आप तुम, ये धारा भी बहती है ना, आवेश भी बहता है, विद्युत धारा भी बहती है, आवेश भी बहता है, तो पानी बताना क्या करता है, पानी भी बहता है, हवा भी बहती है। तो एक सरल सा उदाहरण देके मैं अभी आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम। अभी आपको संधारित्र से पहले कुछ अलग से बात बता रहा हूं, वैसे ही जनरली बात बता रहा हूं आपको कि समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है। कैसे अंदाज करें कि ये समांतर क्रम है, कैसे अंदाज करें कि ये श्रेणी क्रम है। फिर सुनो एक बार बेटा, बताओ विद्युत धारा बहती है कि नहीं बहती, विद्युत धारा बहती है। आवेश बहता है कि नहीं बहता, बहता है। तो पानी भी तो बहता है ना। तो ऐसा ही एक उदाहरण लेके आपको समझा रहे हैं कि समांतर क्रम कैसे अंदाज लगेगा कि ये समांतर क्रम है, कैसे अंदाज लगेगा कि ये श्रेणी क्रम है, कैसे हमें पता पड़ेगा। देखो बेटा, ये नाली है और ये गड्ढे हैं, एक गड्ढा फिर नाली है, एक ही नाली है ध्यान रखना, फिर एक गड्ढा है वो छोटा सा ही है, फिर नाली है, फिर ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है और फिर नाली है। इसमें से पानी बह रहा, देखो नाली है इस तरह से। अब तुम देखना, ये तुम्हें वैसे अंदाज लग रहा है कि ये श्रेणी क्रम है ना, पर एक स्थिति ऐसी भी आएगी नहीं अंदाज लगेगा, आपको नहीं पता पड़ेगा। बेटा इसमें पानी बह के जा रहा है, अब बताओ कि यहाँ पानी, ये गड्ढा भर गया। अब पहले ये गड्ढा भरेगा, गड्ढा खाली है ना, ये गड्ढा भरेगा, ये गड्ढा भर जाएगा, धीरे धीरे भरेगा और भरने के बाद इससे पानी तब तक नहीं चलेगा, कब तक नहीं चलेगा बताओ, जब तक ये गड्ढा पूरी तरह से भर नहीं जाता। जब ये गड्ढा भर जाएगा तो ये पानी फिर इधर की ओर चलने लगेगा। फिर बेटा ये गड्ढा है, अब बताना इसके बाद कितना पानी चलेगा, कम हो गया पानी कि उतना ही रहेगा। अरे जब गड्ढा भर जाएगा ना तो जितना पानी इधर चल रहा था उतना ही पानी इधर चलेगा। फिर क्या होगा, फिर ये गड्ढा भरेगा, ये गड्ढा जैसे ही भर जाएगा, अब बताओ बेटा इधर पानी कितना चलेगा, कम चलेगा कि ज्यादा चलेगा कि उतना ही चलेगा। जब ये गड्ढा भर जाएगा, आप अंदाज करो कि जब ये गड्ढा भर जाएगा ना तो उतना ही पानी आगे चलेगा जितना यहाँ चल रहा था, तब तक तो चलेगा ही नहीं जब तक ये भर नहीं जाता। ऐसे ही फिर ये वाला गड्ढा भरा जाएगा और फिर पानी उतना ही चलेगा। इसका मतलब पानी यहाँ जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पर है, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पर है। इसका मतलब जब तुम्हें नहीं लग रहा कि ये धारा बट रही है या आवेश बट रहा है या पानी बट रहा है, जब आपको लगे कि समान धारा या समान आवेश बह रहा है तो वो श्रेणी क्रम होता है। वो कैसा होगा बताओ बेटा, श्रेणी क्रम होगा। जब समान आवेश या समान धारा बह रही है तो वो श्रेणी क्रम होता है। चाहे वो कितना भी, देखना एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, ये चौथा संधारित्र, क्योंकि जो आवेश आप यहां पे देंगे वो आवेश इसकी पहली प्लेट पे पहुंच जाएगा ना, पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद इधर साइड में तो माइनस और इधर साइड में उतना ही प्लस है ना बेटा। इधर साइड में कौन सा माइनस और इस साइड में कौन सा प्लस। जी प्लस वाला आवेश फिर इधर आएगा तो जी वाली साइड प्लस और अंदर वाली माइनस और बाहर वाली प्लस।
फिर ये आवेश, ये वाला आवेश, ये वाला आवेश कहाँ चलेगा आगे, इस पर कौन सा आवेश प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस, फिर ये आवेश किधर प्लस और माइनस प्लस। अब बताना ये वाला प्लस वाला फिर चलेगा आगे, तो जितना आवेश यहाँ पे था प्लस उतना ही तो आवेश ये आगे चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि धन आवेश जितना था उतना ही। एक बार फिर देखना इसको, एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र ये रहा। कितने संधारित्र हैं, 3 संधारित्र। अब तुमने इसे एसी मेंस से जोड़कर इसे प्लस क्यू आवेश दिया, कितना आवेश दे दिया बेटा पहली प्लेट को, प्लस क्यू आवेश। तो फिर क्या होगा, प्रेरण द्वारा इस पर अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश, और जितना माइनस क्यू आवेश है उतना ही प्लस क्यू आवेश इधर। बेटा फिर क्या होगा, जी वाला जो आवेश है ना, जी पृथ्वी तो थोड़ी जुड़ रहा है, तो जी वाला आवेश किस पे पहुंच जाएगा, इस पर कितना प्लस क्यू आवेश, और फिर अंदर का कितना माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। इस प्लेट पर माइनस क्यू प्लस क्यू, जी वाला प्लस क्यू आवेश कहां पे चला जाएगा, इस पर ये प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश और इधर प्लस क्यू आवेश। यदि इसे पृथ्वी से जोड़ दोगे आप तो ये वाला आवेश कहां चला गया, पृथ्वी में। अब बताओ कि कितना कितना आवेश है सब पे, इस पर कितना आवेश था प्लस क्यू, इस पर भी कितना प्लस क्यू, इस पर भी कितना प्लस क्यू। इसका मतलब आवेश समान है कि Q1 Q2 Q3 हो गया, आवेश समान है, इससे बोलते हैं श्रेणी क्रम। आपको लगे चाहे कितना भी मोड़ हो रहा हो, कितने भी मोड़ लग रहे हो, कैसे भी हो, यदि आपको लगता है आवेश समान है, धारा समान है, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। कौन सा संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद समांतर क्रम, तुम देखना आवेश बढ़ जाए, देखना एक नाली थी, ये नाली है, और इसमें से एक नाली ये जा रही, एक नाली ये जा रही, और एक इधर भी जा रही है। फिर ये वाली, अब बताओ कि यहां से पानी चला 20 किलो, बताओ बेटा इधर, अब ये नाली में से ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, बताना इधर जाएगा पानी कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि तीनों में जाएगा, तीनों में जाएगा। अब तीनों में जाएगा, अब पता नहीं कौन सी नाली बड़ी है उसमें ज़्यादा जाएगा, कौन सी नाली छोटी है उसमें कम जाएगा, और मतलब इन तीनों में अलग अलग जाएगा। इसमें M1, इसमें M2, इसमें M3। बताना बेटा ये पानी बटा या नहीं बटा, पानी बट गया। इसका मतलब आवेश जब जाए तो आवेश इधर Q1, इधर Q2, इधर Q3। देखना आप, ये है, इधर से कितना आवेश जा रहा है, प्लस Q आवेश। अब देखना Q आवेश गया बेटा, यहाँ जगह पे कितने भागों में बटा, इधर गया, इधर गया और इधर गया। इसमें Q1, ये Q2, ये Q3, इसमें Q1 चला गया, इसमें Q2 चला गया, इसमें। बताओ बेटा आवेश बटा या नहीं बटा, आवेश बट रहा है, इसलिए कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। अभी तक मैंने आपको न्यूमेरिकल के लिए ये बताया है कि समांतर क्रम कब होता है और श्रेणी क्रम कब होता है। ठीक है बेटा, अब आगे आपको कल पढ़ाएंगे, तब तक आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना।